जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो रिलेशन पढ़ने के लिए आए हैं, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए रिलेशन को शुरू करते हैं। ये रिलेशन वर्ड जो है आपने इंग्लिश में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? इंग्लिश में पढ़ा है। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? इस रिलेशन का मतलब जो होता है हिंदी में लिख देते हैं, संबंध होता है कि नहीं? क्या होता है? संबंध हो जाता है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति हैं, ठीक ना, कोई आदमी है और कोई लड़का है, इसके क्या कहते हैं, मामा है ना, चाचा है, उसके बाद दादा है, उसके बाद बहन है। ये सब क्या है? रिलेशन के लोग हैं। ये क्या है? मौसी हैं। ये सब क्या है भैया? रिलेशन के लोग हैं। रिलेशन तो हम लोग यही समझ में रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या समझे हम लोग? रिलेशन का मतलब क्या समझे मैथ्स में? तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब इंग्लिश में रिलेशन का होता है वही मतलब मैथ्स में भी रिलेशन का होता है। कोई ख़ास अंतर नहीं है। हालांकि इसका दायरा बढ़ जाता है। मैथ्स में क्या होता है कि दायरा बढ़ जाता है। अब ज़रा सा इधर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं जिसको ए मान लेते हैं, या नहीं तो मान लीजिए कि हमने ए को मान लिया, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है। ए और आप हैं, आपका आप ये हैं, ठीक ना। तो ए इज, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए मामा, है ना, तो ए क्या हो गया? इसका मामा हो गया, एक रिलेशन हो गया। ये मान लीजिए ए इज मामा के बदले हमने चाचा यहाँ पे लगा दिया, अंकल लगा दिया, तो ये क्या हो गया? अंकल हो गया। तो यहाँ पर ये अंकल हो गया, इस व्यक्ति का, आपका अंकल हो गया। तो इस तरह से रिलेशन डिफाइन होता है। तो रिलेशन डिफाइन होने के लिए हम देख क्या रहे हैं कि दो मेंबर का होना ज़रूरी है। कितने मेंबर का होना ज़रूरी है? दो मेंबर का, ए और बी। मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, और ये दोनों मेंबर को जो है मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे? ए ऑर्डर बी करेंगे। और एक चीज़ समझिए, इस दोनों मेंबर के बीच में रिलेशन का मतलब हुआ कि एक लिंक होता है। एक दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक होगा, या दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, है ना, जो हम लोग के जानकारी में होगा। अब मैथ्स में रिलेशन कैसे बनता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ए और बी हमने क्या कहा? ऑर्डर्ड पेयर में रहे। तो ए और बी मिलकर मान लीजिए हमेशा 5 होता है। अब मैथ्स में चलते हैं, तो यानी कि इसमें कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे? जैसे 1 आया तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आया तो 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आया तो 2 आ जाएगा, 4 आया तो 1 आ जाएगा, और ये 5 आया तो 0 आ जाएगा, और 0 आया यहाँ तो 5, ए के जगह पे 0 तो बी के जगह पे 5। तो ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन होता है मैथ्स में। उसके बाद ऐसा हो जाए कि b माइनस ए इक्वल टू हमेशा 2 आना चाहिए। और यहाँ पर हम जो इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं सबको नेचुरल नंबर n के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं। अभी ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, नेचुरल नंबर n के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि 2 लेते हैं तो b का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ भी एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, यहाँ भी एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, यहाँ भी एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है, इस तरह से। तो ये जैसे हम मैथ्स में रिलेशन में आते हैं, तो मैथ्स में रिलेशन कहने का मतलब कि नंबरों के बीच में रिलेशन, फंक्शन के बीच में रिलेशन, या कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन, जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर के बीच भी हम रिलेशन को पढ़ेंगे। तो वही रिलेशन हम लोग इस मैथ्स में पढ़ेंगे आगे चल के। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट का कलेक्शन है, स्टूडेंट हैं इसमें। और कोई सेट बी है
ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स का है और ये जो है सेम स्कूल का है, दोनों क्या है, सेम स्कूल का है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये आपका ए बी जो है इसका एलिमेंट हो ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कहने का मतलब तो समझ ही रहे हैं, क्लास ये आपका 11 में ही बता दिया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर में आता है। अब ऐसा हो सकता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट का अगर भाई है तो वो इस ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा। मान लीजिए कि मोनू और सोनू दोनों भाई है, मोनू जो कि क्लास 12 में पढ़ता है, सोनू जो कि क्लास 11 में पढ़ता है, तो ये इस रिलेशन का मेंबर हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि यही ए बी ऐसा भी हो सकता है कि ये ए क्रॉस ए का मेंबर हो। यानी कि दोनों बच्चे हमने कहाँ से लिए, क्लास 12 से ही लिए। और क्लास 12 में हमने कहा कि ए इज, ऐसा करिए दूसरा कुछ कर देते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पर समझिएगा ये दोनों मेंबर जो है सेट ए से ही लिया गया है। तो ये इसका मतलब हमको समझ में आता है कि क्लास 12 में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आपस में भाई बहन हैं। तो ऐसा तो हो ही सकता है। अगर ऐसा है तो उस मेंबर को उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए इज सिस्टर ऑफ, जैसे सोनी नाम की एक लड़की है, ये आपका सोना का भाई है ना। सोना ने सोनू लिख दीजिए, सोनू का यह भाई है। तो इस मेंबर को हम इस सेट में रखेंगे, इस रिलेशन के तहत रखेंगे। समझ रहे हैं बात को। और यहाँ तक ही नहीं कि ये रिलेशन आपका डिफाइन हो सकता है बी क्रॉस बी में भी डिफाइन हो सकता है, और ये रिलेशन आपका डिफाइन हो सकता है यहाँ पर बी क्रॉस ए में भी डिफाइन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि रिलेशन को डिफाइन होने के लिए कोई एक सेट भी चलेगा, ए क्रॉस ए का सेट, दोनों मेंबर ए का ही हो। कोई सेट ए क्रॉस बी का भी चलेगा, और बी क्रॉस ए भी चल सकता है, बी क्रॉस बी भी चल सकता है। अब यहीं पर जो है हम जो यहाँ पर एलिमेंट देख रहे हैं ये सारा किस पे डिफाइन है, एन क्रॉस एन पर। एन क्रॉस एन से सारा मेंबर आ रहा है यहाँ पर और इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। इसमें भी हमारा क्या होता है कि इसमें भी एन क्रॉस एन से ही नंबर आ रहा है और इस रिलेशन को हमारा डिफाइन कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन को, कि रिलेशन हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो इस रिलेशन को हम सिंपल कह सकते हैं कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर एक रिलेशन आर जो है किस पे डिफाइन हो, ए पर डिफाइन हो, तो ये हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। यानी कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि A कोई एलिमेंट है जो A का एलिमेंट है, A एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, और B भी इसी A में ही एग्जिस्ट करता है, इसी A में ही है। यानी कि A कोई सेट है, इसमें A B C D इस तरह से ये सब एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ए बी, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि आर का जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है आर का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी भी लिख सकते हैं। और इसको हम कहते क्या है, इसको कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी,
ए इज रिलेटेड टू बी। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि बी सी जो है इस रिलेशन का एलिमेंट हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी रिलेटेड सी, और इसको पढ़ते क्या है, बी इज रिलेटेड टू सी, इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब यदि ऐसा हो कि ए और डी जो है इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं हो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए जो है नहीं है रिलेशन किसका, डी का, यानी कि ए इज नॉट रिलेटेड टू डी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए जो है आपका एलिमेंट जिसमें है 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 एलिमेंट हैं, और इसमें हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया है क्या, कि यह ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है, और इस तरह से है कि ए माइनस बी जो है इक्वल टू 2 हो जाए, इस तरह से है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम सोचते हैं ज़रा सा कि अगर ए को हम 6 लेते हैं तो बी को कितना लिया जाए कि हमारा यह इसका डिफरेंस ए माइनस बी करने पे 2 आ जाए, तो 4 लेंगे। 6 और 4 अगर ले लेते हैं तो यह आपका इस कंडीशन को भी पूरा कर देता है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो इसीलिए यह जो रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा, 6 4 भी हो जाएगा। अब यदि हम 6 और 5 ऐसा करते हैं, 5 और 3 लेते हैं, तो 5 में 3 माइनस करने से 2 आता है, तो इसमें 5 और 3 इसका मेंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 क्या इसका मेंबर होगा, अगर 3 में 5 को माइनस करते हैं तो -2 होता है, तो ये इसका मेंबर नहीं होगा। तो अब दूसरा देखते हैं, 3 में अगर 1 ले लें हम, 3 के साथ 1 को रख दें, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 3 और आपका 1 भी इसका मेंबर हो जाएगा। इस तरह से भी और भी कुछ मेंबर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन के आधार पर 6 4 इसका एलिमेंट है, यानी कि 6 रिलेटेड टू 4 लिख सकते हैं आप, यानी कि 5 रिलेटेड टू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 रिलेटेड टू 1 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या 6 जो है 2 से रिलेटेड है? 6 माइनस 2 करने से 4 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2 आना चाहिए। तो हम कहेंगे भैया 6 जो है 2 से रिलेटेड नहीं है। क्या आपका 4 जो है 3 से रिलेटेड है? तो 4 माइनस 3 करने से 2 नहीं आता है, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि 4 जो है 3 का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से जो एलिमेंट इस रिलेशन का मेंबर होगा उसके लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, और जो एलिमेंट इसका मेंबर नहीं होगा तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं कि डोमेन और रेंज रिलेशन का क्या होता है, और इसमें यह भी हम समझेंगे कि क्या यह रिलेशन में कोडोमेन भी होता है क्या। तो चूँकि क्लास 11 में आप पढ़े होंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों चीज़ पढ़े होंगे। तो यहाँ रिलेशन में भी क्या कि डोमेन, रेंज और है ना, डोमेन रेंज तो है, ठीक है, क्या कोडोमेन भी होता है इसमें? तो इस सब का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। तो इसको हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसे किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट आर बी द रिलेशन इन ए सेट ए। तो एक रिलेशन जो है सेट ए पर डिफाइन है। अब समझिएगा, तो हम लोग डोमेन किसको कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, और जिसको हम शॉर्ट में डोमेन आर लिखते हैं।
अब देखिए सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, यानी इसको हम लोग आर लिखते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें ए में कितने थे एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 था। इसके बाद क्या था कि एक रिलेशन आर जो था ए माइनस बी से डिफाइन था। कैसे डिफाइन था, ए बी, और यह जो है आपका बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में, और ए माइनस बी इक्वल टू 2 था। तो इसमें आने वाले एलिमेंट जो है आपका 6 4 पहला एलिमेंट, उसके बाद 5 3 दूसरा एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट 4 2, और उसके बाद 3 और ये 1, और इसके बाद आप इसके साथ ले सकते हैं 4 2 भी आ गया है, 3 1 भी आ गया है, 5 3 भी आ गया है। तो ये सभी एलिमेंट आपका इसका मेंबर हो गया। इसमें क्या करते हैं कि अगर ये डेफिनेशन कहता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6 है, 5 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो हो जाएगा डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। अब रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो रेंज आर हमको लिखना है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, तो 4 को, 3 को, 2 को और 1 को हम लोग रेंज में शामिल करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है क्या कि इसके कोडोमेन को क्या लिखेंगे, है ना। तो कोडोमेन में हमारा क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट आपका ए में मौजूद हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि डोमेन में अगर आप टोटल को शामिल कर लेते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, तो ये आपका डोमेन नहीं कहलाएगा। डोमेन आपका कहलाएगा, डोमेन में आने वाले एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, 6 5 4 और 3 ही होगा। अब देखा जाए कि इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको डोमेन आर लिखना है ना, ये डेफिनेशन को शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि इसमें हम लोग ए लेंगे, और ए कहाँ का एलिमेंट है, यह कहाँ से ए लाया गया है, तो ए बी जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, तो उसका पहला एलिमेंट हमने उठाया और उसको ही हम लोग डोमेन कहा। रेंज किसको कहेंगे, रेंज हम लोग कहेंगे बी को। बी कहाँ से आया भैया, तो बी जो है यह जो ऑर्डर्ड पेयर था, है ना, जो कि रिलेशन आर का एलिमेंट था, इसका दूसरा सारा एलिमेंट उठा लिए, तो ये आपका रेंज हो गया। और यहाँ पर कोडोमेन का रहस्य आपको समझ में आ गया होगा। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं आपका, अगर चूंकि यह डिफाइन है ए से ए, दूसरा जो सेट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन में इस सारे को ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और से हम लोग समझते हैं कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन किसको कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ए कोई सेट हमने लिया है और इसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चलते 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 आपका कहाँ तक है, 16 तक है। अब इसमें हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर का यह सेट है, और इस तरह से है कि b इक्वल टू ए का स्क्वायर है, b इक्वल टू ए का स्क्वायर है। समझिए बात को। अब यहाँ पर सोचते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि a के जगह पे 1 को लिया, अब b के जगह पे क्या लेना है, a का स्क्वायर लेना है, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब देखिए a के जगह पे हमने 2 लिया, अब b के जगह पे किसको लिखेंगे, b के जगह पर लिखने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, a का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो यह आपका 9 हो जाता है। उसके बाद हमने 4 लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है।
उसके बाद जो है यह 16 में ही आके ख़त्म हो जाता है और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे। तो डोमेन हम लोग जो पहला मेंबर है वही डोमेन हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा यहीं 4 तक आया, बाद बाकी ये सारा कुछ छूट गया। डोमेन में बस 4 ही एलिमेंट शामिल हैं। और यहाँ पर रेंज में क्या क्या हो जाएगा, तो रेंज आर में हम लोग लिखेंगे 1 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 16 को लिखेंगे, बाद बाकी किसी को नहीं लिखेंगे। लेकिन फाइनली आप ध्यान दीजिएगा कि कोडोमेन में हम सबको लिख सकते हैं। कोडोमेन ऑफ आर लिखने के लिए कहा जाएगा 1 2 3 4 5 से लेकर यहाँ पर आपका 16 तक ये सारे एलिमेंट आपका कोडोमेन में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह डोमेन, रेंज और कोडोमेन आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसे पहला रोस्टर फॉर्म में जो कि क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा जो है आपका, ये आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका होता है यह होता है एरो डायग्राम। क्या होता है, एरो डायग्राम, जो कि आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, DIAGRAM डायग्राम। और चौथा जो आपका होता है रिप्रेजेंटेशन का, जो होता है आपका लेटिस फॉर्म, है ना, लेटिस फॉर्म इसको हम लोग जालक कहते हैं। लेटिस मतलब होता है जालक, जाल होता है, जालक की तरह। और 5वां नंबर जो होता है आपका, ये टेबुलर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से इतने सारे फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मुख्यतः रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को ही पढ़ना है। उसके बाद एरो डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेटिस फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेबुलर फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह रोस्टर फॉर्म को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट। तो यह फॉर्म में जो रिलेशन होता है सेट के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सेट कैसा होता है, यह जो सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। तो इस तरह का सेट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 1 इसका एलिमेंट, 2 2 इसका एलिमेंट, 3 3 इसका एलिमेंट, है ना, 2 3 इसका एलिमेंट। इस तरह से रिलेशन का ये सब एलिमेंट है। और यह जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में है और यह सेट के फॉर्म में है। जब सेट बोल दिए तो यहाँ फिर बीच में कॉमा बोलने की ज़रूरत हमारा नहीं रह जाता है। अब जैसे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग हमेशा पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का रिलेशन लिखते हैं। और इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इन दिस फॉर्म ऑफ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इस फॉर्म में रिलेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर होता है और ए जो होता है आपका एलिमेंट ए का, अब बी जो है एलिमेंट बी का। और ए यहाँ डॉट 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 कुछ ब्लैंक्स हम लोग डाले हुए हैं। अब यहाँ इस ब्लैंक के जगह पे हमको क्या लिखना है, तो इसका डिस्कशन आगे किया गया है। द ब्लैंक इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द रूल। किसी रूल से रिप्लेस्ड होता है विच एसोसिएट ए एंड बी, जो कि ए और बी को हमारा जोड़ता है। जैसे यहाँ पर समझिए कि यह आर एक रिलेशन है सच दैट ए बी हमने लिखा है और यहाँ ए जो है आपका ए का एलिमेंट है, बी जो है आपका बी का एलिमेंट है। और जैसे कि हमने इसी लेक्चर में देखा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी।
ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ देखिए ये रूल हो गया, यही रूल हो गया। इसी रूल के तहत जो है ए और बी दोनों एसोसिएटेड है और ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी है, ये आपका ग्रेटर देन एक रूल हो गया। ए लेस देन और इक्वल टू बी हो गया और उसके बाद ए इक्वल टू 3 इंटू बी हो गया। तो ये सब रूल जो होता है और ए और बी के बीच डिफाइन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्लैंक प्लेस पर लिखते हैं। और जैसा कि एरो डायग्राम है, तो एरो डायग्राम में क्या होता है कि इस तरह से 1 2 3 है आपका, और जैसे 1 2 3 है तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये एरो डायग्राम को हम लोग दिखाते हैं। जैसे 2 3 से रिलेटेड है, 2 जो है 3 से भी रिलेटेड है। तो इस तरह से हम लोग, यही आपका एरो डायग्राम हो जाता है। तो इतना सा जानने के बाद जो है आप आराम से आगे की बात को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा किस तरह से निकलता है। जैसे मान लिया जाए, ये अगला टॉपिक है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को हम लोग समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, नॉन इम्पटी सेट है और फिनाइट सेट है। जैसे ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी फिनाइट सेट। फिनाइट कहने का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू आपका है m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू आपका n है। अब देखिए ये सब जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 11 में इसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो क्लास 11 भी अवेलेबल है इसी चैनल पर, तो आप जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट हो गया, 2 सेट हो गया। अब यहाँ पर इसका हमको निकालना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को निकालने के लिए m इंटू एन कर दीजिए आप, है कि नहीं। तो ये mn हो गया आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकल गया आपका। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि इसको आप जो है पावर सेट में जितने सेट होते हैं, पावर सेट निकालने का क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग, 2 पर पावर mn कर दीजिए, यानी 2 पर पावर इसको नंबर ऑफ एलिमेंट कर दीजिए। तो यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको मदद कर सकता है। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन ये या इसको हम लोग वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, और भी कुछ रिलेशन के टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो इस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ये रिलेशन आर जो है सेट ए में डिफाइन किया गया है, इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी रिलेशन। क्या क्या कंडीशन पूरा होने पर, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं हो। चूँकि यह जो रिलेशन है डिफाइन है ए क्रॉस ए पर, इसीलिए पहला भी एलिमेंट ए से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट भी बी से आएगा। तो ए का कोई एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इम्पटी रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए इसके एग्जांपल में ए कोई सेट है आपका जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5 और यह 6 आपका एलिमेंट है। एक रिलेशन हमने बनाया किस तरह से कि यह ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है और इस प्रकार है कि ये a माइनस बी इक्वल टू 7। अब हम ढूंढते हैं
कि ए और बी क्या कोई दो एलिमेंट जिसका डिफरेंस जो है 7 है। तो यहाँ पर ढूंढते हैं 6 माइनस 5 करेंगे तो ये तो भैया 1 आता है, यहाँ पे डिफरेंस इसका 7 बोल रहा है। अच्छा 6 में 1 माइनस करके देखते हैं, तो 6 में 1 माइनस करके देखते हैं तो यह जो है आपका कितना आता है, 5 आता है। यानी 6 और ये 1 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। उसके बाद और इसी तरह से मान लीजिए 5 और हम 2 को लेके देखते हैं तो इसका डिफरेंस जो है हमको मिलता है 3, तो ये 5 और 2 भी इसका एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इस तरह का कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलता ही नहीं है जिसमें कि आपका इसका डिफरेंस 7 हो जाए। तो ये जो है हमको क्या मिला, इम्पटी मिला। ऐसा कोई मेंबर नहीं मिला जो कि इस प्रॉपर्टी को पूरा करता हो, इसीलिए यह जो है आपका फाई कहने का मतलब इम्पटी रिलेशन हो गया। अब यहीं पर दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा डेफिनेशन है आपका यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन इसको किसको कहते हैं, तो इसके डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। कहने का मतलब कि A का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि आर जो है इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यही सेट हमारा ए है, इसी सेट ए को लेकर एक रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर है और इस तरह का है कि ए और बी का जो डिफरेंस है ये हमेशा 7 से छोटा है। तो अब जैसे देखिए कि 6 माइनस 1 किए तो 5 आया, तो 6 माइनस 1 किए 5 आया, यह 5 जो है 7 से छोटा है, तो यानी कि 6 और 1 भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद 1 2 भी हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1 आया जो कि 7 से छोटा है। उसके बाद 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, है ना, 1 6 भी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आप देख लीजिए 2 1 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, है ना, जो कि 7 से छोटा है। तो 2 3 भी हो जाएगा, 2 4 भी हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि लगभग सारे एलिमेंट, यानी कि ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए हम इसको ए क्रॉस ए लिखते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल के मदद से समझिए कि मान लीजिए कि ए जो है एक सेट है और ऐसा सेट है जो कि स्टूडेंट का कलेक्शन है, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का कलेक्शन है। एक बॉयज स्कूल है और इसी के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है क्या, कि इसमें सेट ए में जो है जो भी स्कूल है इसमें सारे बच्चे लड़के ही हैं। अब एक रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ पर सोचिए कि क्या आपको एक भी मेंबर इसके लिए मिलेगा, और यह जो ए है बॉयज स्कूल का स्टूडेंट का कलेक्शन है और उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि ए की सिस्टर बी है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, आपका इम्पटी रिलेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। अब वहीं दूसरे और एक रिलेशन R2 को हम डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी
और इसको मॉड में ले लिए, यानी कि ए के हाइट और बी के हाइट का डिफरेंस जो है वो आपका लेस देन होना चाहिए 3 मीटर, 3 मीटर से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कितने मीटर से छोटा होना चाहिए? 3 मीटर से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सोचिए, कोई भी 2 बच्चा उठाते हैं और इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो वो स्वाभाविक है कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का अंतर होगा। तो ये तो बोल रहा है कि 3 मीटर से कम होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से इसका मेंबर हो जाएगा। कोई भी 2 बच्चा, 2 स्टूडेंट आप ले लीजिए, है ना, एक्स वाई ले लीजिए, और इसका डिफरेंस जो होगा, हाइट का डिफरेंस जो होगा, हमेशा 3 मीटर से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो इस कंडीशन में ये किस तरह का सेंस दे रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन का सेंस दे रहा है। और अंत में एक बात याद रखिएगा, यह जो आपका इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, ये जो आपका इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, इस दोनों को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। अब ये क्या होगा कि कोई पूछ दे कि व्हाट इज ट्रिवियल रिलेशन, तो आप बता सकते हैं कि इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द रिलेशन आई ए, और यह इस तरह से हो कि इसमें जो मेंबर हो ए इस तरह का, पहला ऑर्डर्ड पेयर का दोनों मेंबर सेम हो, और ये जो है आपका बिलोंग करे किसी सेट में, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन या ऑन ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के मदद से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 है आपका। अब ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, यहाँ पर इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि ये ए और ए इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर होता है, और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से हमारा दिया गया है। ए जो है आपका बिलोंग करता हो ए में। तो इस स्थिति में हम 1 को लेंगे। तो 1 जैसा कि देख रहे हैं कि ए में बिलोंग कर रहा है, तो 1 इस आइडेंटिटी एलिमेंट का, आइडेंटिटी रिलेशन का एक मेंबर हो जाएगा। 2 भी इसका मेंबर हो जाएगा, और 3 भी इसका मेंबर हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको समझते हैं कि ए रिलेशन आर in a set A is called reflexive relation if A belongs to R for every A belongs to A। ये भी जो है कुछ इसी तरह का डेफिनेशन है, जैसा कि हमने आइडेंटिटी में पढ़ा, उसी तरह से हमने रिलेशन में भी देखा। जैसे देख लीजिए कि अगर ए ही कोई सेट है, इसमें आपका 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, अब इसके आइडेंटिटी रिलेशन को लिखना है हम लोग, तो ये कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि एक जनरल टर्म ए से उठाते हैं
और हर एक जनरल टर्म, हर एक टर्म को हम उठाते हैं। कैसे कहने का मतलब कि 1 को लेकर 1 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, 2 को लेकर 2 2 ऑर्डर्ड पेयर बनता है, 3 को लेकर 3 3 ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर हम ऐसा कर दें कि यह R2 को इस तरह से डिफाइन कर दें, 1 1 को ले लें और यह 2 2 को ले लें और 3 3 को हम छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में यह जो होगा नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कहता है क्या कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, एवरी नहीं न हुआ, 1 2 3 तीनों को लेता तब यह फॉर एवरी कहलाता या फॉर ईच, यानी लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि 1 और 2 को 1 को लिया गया और 2 को लिया गया, 3 को छोड़ दिया गया। तो एवरी वाला जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए गलत साबित हो गया। इसीलिए ऐसी कंडीशन में यह रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि किसी में आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 एलिमेंट हो कोई सेट में, और उसके बाद जो है इस तरह का रिलेशन हमारा बन जाए, 1 1 2 2 है ना, 3 3 भी शामिल हो, और 4 4 भी शामिल हो, और 5 5 भी शामिल हो, तो इस कंडीशन में इसको जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक शामिल नहीं हो, जैसे 3 3 शामिल नहीं हो, तो यह आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है दोनों एक ही तरह का लग रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस यही है कि अगर यह आपका 1 2 3 लेकर आइडेंटिटी रिलेशन बना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी 1 2 3 लेकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना हुआ है, तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम काउंटिंग कर रहे हैं एलिमेंट को, 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है, तो इसमें 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, चौथा एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकता है इसमें, लेकिन चौथा एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम R के लिए इसी सेट A पर डिफाइन करें, R के लिए हमने 1 1 लिया और ये 2 2 लिया और उसके बाद 3 3 लिया और उसके बाद 1 2 भी इसमें शामिल है, इस तरह से शामिल है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, है ना, इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी का शर्त है कि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर घुस गया तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नाम दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? उसी तरह से ए रिलेशन आर, है ना, ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, symmetric relation if ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी जो है बिलोंग टू आर करे तो इम्प्लाइज दैट बी ए जो है अगेन इसमें भी बिलोंग करे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए बी दो एलिमेंट उठाया गया सेट ए से, और ए बी जो ऑर्डर्ड, ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है अगर आर में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद क्या हुआ कि इसी का जो है ऑर्डर हम चेंज कर दिए, बी ए भी आर में एग्जिस्ट करे, इस रिलेशन में एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ए में 3 एलिमेंट है और ये एक रिलेशन बना 1 2 बना, है ना, एक रिलेशन का एक एलिमेंट है 1 2, अगर 2 1 इसमें है तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। मान लीजिए कि 3 1 है यहाँ पर और ये 1 3 भी है इसमें, तो ये आपका अगेन सिमेट्रिक है।
अगर ऐसा हो कि 2 3 हो लेकिन 3 और 2 नहीं हो इसमें, तो यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सारा चीज़ हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर 3 2 भी शामिल हो जाए इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 1 जो है सिमेट्रिक है, 2 2 जो है सिमेट्रिक है, 3 3 भी जो है सिमेट्रिक है। अब जैसे देखिए 1 1 को लिखिए, इस 1 को इधर लिख दीजिए, इस 1 को इधर लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2 को इधर लिख दीजिए, इस 2 को इधर लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 3 को इधर लिख दीजिए, इस 3 को इधर लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जिस रिलेशन को हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो ऑटोमेटिक जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे, ठीक उसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन if A B belongs to R and B C belongs to R, which implies that A C belongs to R for all A B C belongs to A। अब यहाँ पर यह जो फॉर ऑल लिखे हुए हैं ना, तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, उल्टा ए के तरह, थोड़ा सा ये दोनों बाहर निकला हुआ रहता है। तो फॉर ऑल नहीं लिख के हम ये सिंबल डाल देंगे तो वहाँ घबराइएगा नहीं, ये इसको हम लोग फॉर ऑल पढ़ते हैं। तो इस तरह से डिफाइन होता है। अब ये कहता क्या है कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसी को लेते हैं 1 2 और 3A में एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि इस रिलेशन में 1 2 जो है इसका एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है। और उसके बाद 2 3 भी इसमें मौजूद है, R का ही एलिमेंट है। उसके बाद इससे क्या हमको निकलता है, 2 2 को नेग्लेक्ट कीजिए, 1 3 भी अगर इसमें है हमारा तो यह आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब इस रिलेशन में हम लोग लेते हैं, जैसे चेक करते हैं कि जैसे 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है और 3 3 मौजूद है। उसके बाद 1 2 1 3 मौजूद है इसमें। उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 3 मौजूद है। इसके बाद 3 1 और उसके बाद 3 2 मौजूद है। ये सब एलिमेंट मौजूद है। इसके साथ साथ आपका 2 1 हो गया, 3 1 भी हो गया और उसके बाद 2 3 3 2, इस तरह से। तो इसमें हमारा 9 एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब जैसे देखिए 1 2 और 2 3, 1 2 था और 2 3 था, तो ये जो है हमको इस दोनों के बदले में चाहिए क्या, 1 3 चाहिए। तो 1 3 मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव को फुलफिल कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। अब जैसे ये 2 1 है और ये 3 1 है, ये 2 1 है और उसके बाद ये 3 1 है। तो 2 1 और 3 1 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है। और 1 से शुरू होता है और 1 से शुरू होने वाला कोई दूसरा लीजिए। 2 1 है तो 1 से शुरू होने वाला हम ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, है ना। अब क्या होता है कि 1 1 को नेग्लेक्ट करके 2 3 हमको मिलता है। तो ये 2 3 देख रहे हैं यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव है। फिर इसके बाद मान लिए कि हम जो है 1 3 को लिए, 1 3 जो है इस रिलेशन का एलिमेंट है और इसके साथ 3 और 3 से शुरू होने वाला किसी को लीजिए। तो 3 से शुरू होने वाला 3 3 है हमारा, देख रहे हैं।
ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो अब इस दोनों को मिला के हम 3 को नेग्लेक्ट अगर करते हैं तो 1 3 मिलता है। तो 1 3 हमारा क्या कहते हैं इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो देख लीजिए 1 3 भी मौजूद है इसमें, तो यानी अभी तक ये ट्रांजिटिव बन रहा है। अब कुछ ऐसा लीजिए जिसके चलते ट्रांजिटिव नहीं पूरा हो, जैसे मान लीजिए 3 2 को ले लेते हैं, 3 2 को, जो कि आर का एलिमेंट है। अब देखिए 2 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट लीजिए, 2 से शुरू होने वाला हम यहाँ से 2 1 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, और ये 2 2 भी ले सकते हैं। तो 2 1 अगर लेते हैं आप तो क्या देखते हैं कि 2 2 तो कैंसिल हुआ, 3 1, तो 3 1 इसका ऑलरेडी एलिमेंट है। अब यदि ये 2 1 के बदले में हम 2 2 भी लेते हैं तो इससे मिलता 3 2, 3 2 जो है ऑलरेडी इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम जितने भी दो पेयर, पहला 2 पेयर के साथ ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कराते हैं तो ये निश्चित रूप से हमको इस रिलेशन में मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और भी कुछ जानकारी होगी जो हम लोग आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपने समझा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगला क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और माफ करेंगे सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ए रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence relation, है ना, if R is reflexive, symmetric and transitive। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। और एक चीज़ इसमें समझ लीजिए आप लोग, इसका डेफिनेशन ध्यान से या रख लीजिए अपने पास कि हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस किसको कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस इसको किसको कहते हैं। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब आएगा तो हम लोग बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन आप लोग लिख के रख लीजिए। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन in a set A and let A belongs to A। एक रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि सेट A में डिफाइन है और उसका A कोई एक एलिमेंट है। फिर कहता है कि देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर रिलेटेड टू A, मतलब कि एक ऐसा सेट बनाइए जो जिसमें कि वही सब एलिमेंट शामिल हो जो कि ए से रिलेशन रखता हो, वैसा सेट बनाइए जो कि ए से रिलेशन रखता हो। वैसे ही सेट को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं और डिटरमाइंड बाय ए एंड इज डिनोटेड बाय ए, और यह जो है इस तरह से ए से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सेट होता है, ये जो आपका सेट बना, इसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। और ये इक्विवेलेंस क्लासेस कहाँ से बनता है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस आपका इक्विवेलेंस रिलेशन से बनता है। और यह इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सेट होता है, पार्टीशन ऑफ सेट। इक्विवेलेंस क्लासेस जो होता है पार्टीशन ऑफ सेट होता है। तो इस तरह से आपका यहीं पर थ्योरी का लेक्चर समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बुक आर एस अग्रवाल से। तो लेते हैं विदा, जय हिंद।